जय हिंद। कल तक हम 70 क्वेश्चन पर डिस्कशन कर चुके हैं। आज 30 क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूं। आई होप आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आपको इस बारे में मदद करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में पढ़ना है। एक बात आप ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस को बताना का उद्देश्य ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इम्पोर्टेंट तो है ही ये क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चंस आपके तैयारी की दिशा को तय करते हैं। मतलब कि आप जो तैयारी करेंगे उसको किस डायरेक्शन में अपने को करनी है, कौन सी चीज़ें आपको पूछनी है। तो इससे हमें क्वेश्चन के सेक्टर्स पता चलते हैं कि किन सेक्टर से क्वेश्चन ये लोग उठाते हैं। तो अभी मैं आज आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो अब तक जो क्वेश्चन बताए हैं आप उन क्वेश्चंस को, सेक्टर्स को पहचानिए और उस तरीके के क्वेश्चन का आप अध्ययन करिए। आज हम शुरू करते हैं 71 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को दिया गया? अब एक बात देखें अपन कि इंटरनेशनल जो पत्रकारिता पुरस्कार है, जर्नलिज्म का अवार्ड है, ये किस महिला को दिया गया? तो यहाँ पर हम देखें कि आपको एक चीज़ तैयार करनी है कि करंट में 2022 और 2023 इन 2 सालों में जो महत्वपूर्ण आईएमपी जो अवार्ड्स मिले हैं, महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं, आपको उनको तैयार कर लेना है। पुरस्कार, आईएमपी पुरस्कार जो इंटरनेशनल लेवल पर किसी भारतीय महिला को मिले हैं, तो आपको उनको तैयार करना है। इससे हमें एक सेक्टर पता चल गया कि ये जो सेक्टर है कि इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मतलब करंट अफेयर में अवार्ड पूछे जाते हैं, तो आपको उसको याद रखना है। तो ये मिला है मेघा राजगोपालन को, भारतीय मूल की पत्रकार हैं और पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पुलित्जर पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार, ये पत्रकारिता से संबंधित एक सम्मानित पुरस्कार है। पत्रकारिता से संबंधित एक सम्मानीय पुरस्कार है। पत्रकारिता के जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है पुलित्जर पुरस्कार। मेघा राजगोपालन भारतीय मूल की महिला पत्रकार हैं, तो आप इनको याद रखिएगा कि इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है? बिल्कुल फिजिक्स का एक सरल क्वेश्चन है। इसमें आपसे यूनिट्स पूछी जा रही हैं। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ यूनिट्स आती हैं। तो आपने को करना क्या है कि जो एसआई यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को अपने को तैयार कर लेना है। तो प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या है ना? ओम है। ओम मतलब इसमें रुकावट को बताता है कि कितनी विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी रुक रुक करके आ रही है। एड्स किससे होता है? अब एड्स एक वायरल बीमारी है, वायरस से होती है। इसका जो वायरस का नाम है HIV वायरस है। और तो देखो, मैंने आपको कल पहले ही बता दिया था कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस, इन 4 कारणों से होने वाली बीमारियों के नाम बिल्कुल आप रट लीजिए। आपको किसी भी एग्जाम में ये काम आने वाली जानकारी होगी। तो आप इसको याद रखिएगा कि HIV एक सिंपल बात है कि वायरस से होती है और असुरक्षित यौन संबंध, रक्त के आदान प्रदान, ये एक सिंपल जानकारी है कि ये जो एड्स बीमारी है किन किन तरीकों से हो सकती है। ये आपको सामान्य जानकारी के तौर पे आपको भी मालूम होगा। लेकिन HIV वायरस जो है ना, संक्रमण जो वायरस से होने वाली बीमारी है HIV। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बायोगैस किसकी अनुपस्थिति में बनेगी? तो आप याद रखना, ये एक सामान्य सी बात है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोगैस का निर्माण, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में गैस जलने लगेगी, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही बायोगैस को बनाया जाता है। ये गोबर गैस टाइप की होती है। जीवाणु से कौन से रोग होते हैं? तो अभी मैंने आपको फिर से एक बीमारी, तो आपको बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस से होने वाली बीमारी आपको याद करनी है। हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, टीबी या क्षय रोग बोलते हैं, प्लेग, ये सब बीमारियां बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। ये साइंस के क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अभी हाल ही में एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। निम्न में से धातु कौन सी है? सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, ये सभी धातुएं हैं। देखिए, धातुओं के जो लक्षण होते हैं वो आपको भी मालूम होंगे। देखो, धातुओं के जो लक्षण होते हैं, धातु एक तो चमकदार होती है, धातु आघात वर्धनीय होती है, मतलब उसको पीट पीट के उसकी पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। और धातु में आवाज़ होती है, धातु में चमक होती है, और धातु विद्युत की
सुचालक होती है। तो ये सारी जो क्वालिटी है ये सब धातु में पाई जाती हैं, सोना, चांदी, कॉपर, लोहा। एकमात्र लिक्विड धातु कौन सी है, तो वो है पारा। तो आप इसको याद रखिएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरागत स्रोत क्या है? देखिए, यदि हम देखें ऊर्जा के स्रोतों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, एक पारंपरिक ऊर्जा स्रोत और एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इनको पूछा किस तरह से जाता है, ये नवीनीकृत कौन से है? नवीनीकृत, तो ये नवीनीकृत है, नवीनीकृत, और ये है अनवीनीकृत स्रोत। अब देखिए आप, जो पारंपरिक है वो अनवीनीकृत है, जो गैर पारंपरिक है वो नवीनीकृत है। अच्छा, इनमें से रिन्यूएबल कौन है और नॉन रिन्यूएबल कौन है? तो ये रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल मतलब जो कि पुनर्भरण योग्य। बिल्कुल, आप ध्यान से, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर ना बने तो दिक्कत है, और ये पुनर्भरण योग्य नहीं होता। तो देखिए, 3 शब्दावली है, आप इसको बड़े ध्यान से देख लीजिए। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे कहलाते हैं जो प्राचीन काल से आज भी हमारी ऊर्जा के उपयोग में काम आते हैं, और ऊर्जा देने के काम, जैसे लकड़ी हुई, कंडा हुआ, कोयला हुआ, गैस हुआ, ये सारे कौन से कहलाते हैं? पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। गैर पारंपरिक स्रोतों में वे आते हैं, जैसे सूर्य से बनने वाली सोलर एनर्जी, विंड से बनने वाली विंड एनर्जी, एंड आपके जो बायोगैस है, बायोमास है, ओटेक एनर्जी है, भूतापीय ऊर्जा है ना, लहरों से बनने वाली ऊर्जा है। ये सब क्या है? नॉन ट्रेडिशनल है, मतलब नॉन कन्वेंशनल है। ये कन्वेंशनल, ये नॉन कन्वेंशनल है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। आप एक बात देखें कि इनको आप रिन्यू कर सकते हैं, मतलब सनलाइट, सूर्य तो हर दिन निकल नहीं है, अब सूर्य निकलेगा तो आप उससे फिर से बैटरी को चार्ज कर लीजिएगा। तो ये क्या हो गया? पुनर्भरण योग्य है। और इसी तरह से नवीनीकृत, मतलब इसको आप रिन्यू कर सकते हैं, नवीनीकृत कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। ये अनवीनीकृत हैं, एक बार जो कोयला फूंक के आपने जला दिया तो उसके बाद में फिर से आप उस कोयले को बनने में करोड़ों साल लगते हैं। जो कोयला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 30 से 35 करोड़ साल पुराना है, तो आप इतने जल्दी तो कोयला बनेगा नहीं। तो इसी तरह से हमारी जो डिपेंडेंसी कोयला पर है, वो कोयला पर डिपेंडेंसी को अपने को खत्म करने के उद्देश्य से ही गैर पारंपरिक, मतलब कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज की तलाश की जा रही है, ताकि हमारी जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं उन पर हमारी जो निर्भरता है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, ईंधन, कोशिकाएं, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब कौन सी ऊर्जाएं हो गई आपकी? ये हो गई आपकी ऊर्जा की नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हो गए। ओके, अगले अपन बताते हैं MS एक्सेल में सभी सेलों को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए क्या उपयोग करेंगे? तो Ctrl+A, ठीक है। तो ये तो खैर कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में आपने यदि कोर्सेज कर रखे तो आपको उसमें थोड़ा सा डीप में आपको नॉलेज रखना होगा, थोड़ा सा आप उसके जो ये फुल फॉर्म है या जो ये वर्क होता है कंप्यूटर पे, उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किस की का इस्तेमाल कहाँ, तो मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ की का इस्तेमाल कब, कहाँ और कैसे करना है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम और रोम 2 प्रकार की मेमोरी होती है, ये मुख्य मेमोरी कहलाती है। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? देखिए, मतलब देखो, ये मेमोरी के आप टाइप आप इनको कर लीजिएगा। प्रिंटर किस प्रकार का उपकरण है? तो ये एक आउटपुट उपकरण है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इनपुट और आउटपुट ये 2 प्रकार के उपकरण कंप्यूटर में जरूर आप सीख लीजिएगा। देखिए, जिनको आता है सो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए ये कठिन क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इनपुट और आउटपुट जो भी संसाधन आप कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं, आप उनकी स्पष्ट तौर पर लिस्ट आप तैयार कर लीजिएगा। ये एक पूछा जाने वाला पॉपुलर क्वेश्चन है। इनपुट और आउटपुट मॉनिटर, प्रिंटर, स्पॉटर, प्लॉटर आउटपुट उपकरण है जो बाहर की ओर निकलते हैं।
उनको कहते हैं आउटपुट उपकरण, ठीक है ना। अच्छा, और इनपुट उपकरण कौन से होते हैं? जो उनमें लगाए जाते हैं, जो प्रोसीजर जिसको आप कमांड देते हैं, कमांड देने के बाद उसमें जो इंटरनल प्रक्रिया प्रोसीजर होती है वो इनपुट कहलाते हैं, और जो रिजल्ट देता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? तो एक हिंदी का क्वेश्चन है। ये मिश्रित प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें हिंदी भी है, कंप्यूटर भी है, सामान्य ज्ञान भी है और सारे क्वेश्चन हैं। मैं तो रीजनिंग छोड़ करके। अब आप देखें समुद्र का पर्यायवाची। देखिए समुद्र के पर्यायवाची में सागर, पयोधी, उदधि, पारावार, नदीस, जलधि, वारिधि, नीरनिधि, ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। अब समुद्र के ही क्या, मैं आपको कुछ मतलब इम्पोर्टेंट शब्द बताऊंगा, जो शब्द आपके पर्यायवाची आपको याद करने हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि आप यदि जल के पर्यायवाची कर लेते हैं, और उसके पीछे आप धी शब्द लगाते हैं, धी प्रत्यय लगाते हैं, तो वो, या निधि प्रत्यय लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, तो जल के पीछे धी लगाया तो क्या बन गया? जलधि। क्या बन गया? जलधि। अब इसमें इन्होंने जलधि नहीं दिया, लेकिन आपको मालूम है कि जलधि समुद्र का पर्यायवाची है, तो इसमें नहीं दिया है, तो मैंने उदाहरण के लिए बताया। जलधि लांग गए अचरज नाही, ये हनुमान जी का जो चालीसा है उसमें ये आता है, जलधि लांग गए। जलधि मतलब समुद्र लांग गए, तो जलधि ये हो गया, नीरधि हो जाएगा। नीरधि, जलधि, वारी, वारी मतलब क्या होता है? जल। वारी मतलब जल, तो वारिधि हो गया। नीर मतलब पानी, तो निधि हो गया। नीर के पीछे आप धी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? नीरधि हो जाएगा। वारिधि हो गया, जलधि हो गया, है ना। तो पयोधी हो गया। पयोधी देखिए धी लगा है, धी उदक मतलब पानी होता है, तो उदधि लगा है ना। धी जलधि लगा है, धी लगा है, निधि लगा है, नीरधि भी हो जाएगा। तो ये समुद्र के पर्यायवाची, जल के पर्यायवाची कर लेने पर आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं किस वाच्य में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, ये वाच्य नहीं है यहाँ पर 24 मात्रा और 11-13 पर्यायती होती है। क्वेश्चन में थोड़ा डिफेक्ट है, ये वाच्य की जगह पर हुआ किस छंद में? किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 11 और 13 पर यति होती है? 11 और 13 पर यति होती है। 11, 13, 13, 11। तो ये देखिए दोहा और सोरठा, आपको इनको याद रखना होगा। 11, 13 और 13, 11 दोहा का उल्टा सोरठा और सोरठा का उल्टा दोहा होता है। जैसे अपन देखें, श्री गुरु चरण, देखिए मैं आपको दोहा बता रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज रज, निज मन मुकर, निज मन मुकुर, मुकुर सुधारी, सुधार। देखिए आप इनकी मात्राएं गिनना आपको आना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कितनी मात्राएं हैं? 13। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितनी मात्राएं हैं? 11। तो 13 और 11, 13 पर यति है और 11 पर यति है, तो 13 11 पर यति है, तो ये हुआ आपका दोहा। और दोहा का उल्टा क्या हो जाता है? सोरठा। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सोरठा। बिल्कुल इसका ठीक उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर आप देखें ये 24 मात्रा, ये देखो ये जो छंद है ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है। अर्ध सम्मात्रिक छंद मतलब जिसके विषम चरण, मतलब पहले और तीसरे चरण में तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बराबर रहें, उसको अर्ध सम्मात्रिक छंद कहते हैं। तो यहाँ पर ये सोरठा जो ये दिया है 11-13 पर यति होती है, तो ये सोरठा में होती है, जबकि चौपाई में दोहा में क्या होता है? 13 और 11 मात्राएं होती हैं। तो इसको आप याद रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, इसको आप
PDF में भी आप थोड़ा सा संशोधन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। छप्पय छंद की परिभाषा बताइए। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं जिसमें अलंकारों की, रसों की, या फिर अलंकार, रस और इसमें रस छंद की, इन तीनों की परिभाषाएं पूछी गई हैं। तो आप देखिए छप्पय जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये छप्पय है, छप्पय छंद। छप्पय छंद में कुल 6 चरण होते हैं, तो 6 चरण वाला छप्पय छंद होता है। अच्छा एक बात अपन देखें कि रोला प्लस उल्लाला बराबर छप्पय होता है, इसको आप याद रखिए। रोला प्लस उल्लाला, बड़ी बात आपको क्या याद रखनी है, रोला और उल्लाला को मिलाकर के छप्पय बनता है। रोला और उल्लाला मिलाकर के छप्पय बनता है, ठीक है। तो ये मात्राएं बिल्कुल याद नहीं रखने की जरूरत है, कोई नहीं रखनी है आपको। 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं, बस इतना याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। 4 और 2 6 चरण, प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण लास्ट के उल्लाला के होते हैं, ये होता है रोला, ठीक। छप्पय की पहचान हो गई। PPP का पूरा नाम देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति, मतलब निजी पूंजी और सरकारी पूंजी दोनों मिलकर के काम करते हैं, तो ऐसी भागीदारी को PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है। इसमें होता यह है कि प्राइवेट व्यक्ति सरकारी जो उपक्रम होता है उसको कुछ समय के लिए लीज पे ले लेता है, उसको डेवलप करके उससे लाभ कमाता है और उसके बाद में उसे सरकार के लिए हैंडओवर कर देता है। इसे BOT मॉडल भी कह सकते हैं, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, है ना। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन ये PPP मॉडल पर आधारित है। भारत का पहला रेलवे स्टेशन है रानी कमलापति, पुराना हबीबगंज रेलवे स्टेशन ही है जो भोपाल में स्थित है। छंदों के बीच रुकने को क्या कहते हैं, तो छंदों के 7 अंग होते हैं, उन 7 अंगों में यति और गति जो है ना वो 2 चरण है। यति का मतलब होता है रुकना और गति का मतलब है आगे बढ़ना। तो यति और गति के मेल से ही लय आती है। तो यति, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, छंदों के बीच में रुकने को क्या कहते हैं, यति कहते हैं, यति, है ना। इसके बाद MX एक्सेल में रो और कॉलम मिलाने पर क्या बनता है, तो सेल बनता है। सेल, रो और कॉलम मिलाने पर क्या बनता है, सेल। टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाएगा, CTRL प्लस V, कंट्रोल प्लस V। 2010 में विंडोज 10 में एक्सेल का एक्सटेंशन क्या था, तो भाई ये एक्सटेंशन EXC, XLS, XLX, SX, ये 2010 में विंडोज़ में एक्सेल के एक्सटेंशन ये बताए गए। तो अब इसके बारे में आपको अधिक जानकारी, उन लोगों को अधिक जानकारी होगी जिन्होंने कंप्यूटर के कोर्सेज कर रखे हुए हैं, ठीक है। GUI का पूरा नाम क्या है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये पूछे गए क्वेश्चन है, आप इनको याद रखिएगा। GUI, G फॉर ग्राफिकल, U फॉर यूज़र, I फॉर इंटरफेस। इनको तो रटना ही पड़ेगा। जिनको कंप्यूटर आता है उनकी बात अलग है, वो इनके इस्तेमाल को भी जानेंगे, लेकिन जिनको नहीं आता उनको ये फुल फॉर्म जो है उनको आपको बिल्कुल याद करना पड़ेगा। तो आप इसको याद रखना। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, है ना। उसके बाद न्यू जनरेशन आई तो उसमें इस ट्यूब की जगह पर अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। अगला साइंस का क्वेश्चन, कवक अपना भोजन कैसे करते हैं, तो कवक अपना भोजन तो खुद बनाते नहीं है। कवक मतलब हुआ आपका फंगस। फंगस ये फफूंद लग जाती है ना, रोटियों में लग जाती है, अचार में लग जाती है, या बारिश के दिनों में कपड़ों में भी फंगस लग जाती है। ब्लैक फंगस का भी नाम सुना था जो अंदर लग रही थी। तो ये जो फंगस होती है ये अपना भोजन कैसे करते हैं, तो ये इनके भोजन ये होते हैं पैरासाइट टाइप के, मतलब ये मृत और अपघटित जैव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कवक, कवक मतलब फंगस, ये जो मरी हुई चीज़ें होती हैं उनसे अपना जैविक पदार्थ, जैव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कवक वाली बीमारी कौन सी है, तो भाई हमने आपको बताया था दाँत खाज खुजली और
मेनिंजाइटिस, रक्त प्रवाह संक्रमण, त्वचा फेफड़ों का संक्रमण, है ना, ये सारी बीमारियां कवक या फंगस से हो रही हैं। दाज खात, खुजली, एथलीट फिट, गंजापन एंड दमा, ये सारी बीमारियां काय से होती हैं? कवक से, फंगस से होती हैं। मीथेन का सूत्र बिल्कुल सिंपल CH4, ये लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैंने इसमें डाला है। जी का मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश। इट्स इम्पोर्टेंट। जी का मान ये कई लोगों को नहीं मालूम होगा। जी मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और हेनरी कैवेंडिश ने इसको दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? ये तो आविष्कार हो गया आपके, है ना। ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो देखिए ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। देखिए चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की, एक आग्नेय होती है चट्टान, एक अवसादी चट्टान होती है, और एक होती है आपकी कायांतरित चट्टान। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, जिसमें मूल चट्टान जो है वो आग्नेय चट्टान है। आप याद रखिएगा, जब लावा धरती का जो लावा है, लावा ठंडा होकर के जब जम जाता है तो उससे बनने वाली चट्टान बेसाल्ट होती है। बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान का ही एक उदाहरण है। ये बेसाल्ट चट्टान के ही कई रूप होते हैं। उसमें हम देखें तो ये जो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान, पिघले हुए लावा से बनता है, ठंडा होकर के जो बनती है वो उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, और ये मैंने आपको बता दी। अवसादी चट्टानों में क्या होता है? एक के ऊपर एक परतें पाई जाती हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अवसादी चट्टानों के बीच में ही फॉसिल्स पाए जाते हैं। जीव जंतुओं के जो मरे हुए मृत जो अवशेष होते हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं, वो अवसादी चट्टानों की परतों के बीच में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण PSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम और गैस किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं? तो ये अवसादी चट्टानों में मिलते हैं, मतलब परत वाली चट्टानों में मिलते हैं, क्योंकि जो तेल होता है ना वो रिस के इन परतों में ही जाकर के जमा हो जाता है, ठीक है ना। और कायांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान होती है, जो जमीन के नीचे दबे दबाव के कारण, ताप के कारण और क्लाइमेट के कारण अपने रूप को बदल लेती हैं, और रूप इस तरह बदलती है कि उनका ये पता नहीं चलता कि वो मूल रूप से वो कौन सी चट्टान थी। लाइक जैसे कोयले से हीरा का बनना, ये एक कायांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए आप कोयला और हीरे कितना अंतर है। कोयला कार्बन का शुद्ध रूप है, लेकिन बदलने के बाद कितना कठोर बन गया वो, है ना। तो आप याद रखना ये कायांतरित है। इसी तरह से चूना पत्थर यदि दबा रहे तो वो संगमरमर बन जाता है, तो ये भी कायांतरित चट्टान का उदाहरण हो जाएगा आपका। अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था, और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। और याद रखना, पहले 13 दिन के बने, फिर 13 महीनों के लिए बने, और उसके बाद में फिर पूरी फुल फ्रेश गवर्नमेंट उन्होंने बनाई 1999 से 2004 तक। और अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी होते हुए भी जिन्होंने 5 साल गवर्नमेंट को चलाया, मतलब इनकी पृष्ठभूमि कभी भी कांग्रेस की नहीं रही। तो 1999 से 2004 तक इन्होंने चलाया, और 5 दशक तक ये संसद सदस्य रहे। और ठीक है, इसके अलावा इनके नाम एक और उपलब्धि है कि मुरारजी देसाई की सरकार में ये विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी ड्यूरेशन में UNO में जाकर के हिंदी में भाषण दिया था, और ये इनके नाम एक रिकॉर्ड है। ये पहली बार ऐसा हुआ था। 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 931 है। इसका मतलब हुआ, ये पहले भी शायद मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ, 2011 में 931 बटे 1000 पुरुषों पर 931। बालाघाट में सबसे ज़्यादा है, भिंड में न्यूनतम है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। माधवराव सिंधिया का जन्म कब हुआ था? ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कठिन। माधवराव सिंधिया 1945 में मुंबई में इनका जन्म माना गया है, मतलब हुआ था मुंबई में 1945 में। ये अंतिम नाम मात्र के राजा थे। कौन? माधवराव सिंधिया। और स्वतंत्रता के समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन अच्छा है। CD देशमुख, ये RBI के गवर्नर थे,
और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई आपको याद होगा या मालूम होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। उस अधिनियम के तहत एक संघीय बैंक की स्थापना का प्रावधान था। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत 1934 में के तहत की गई थी। 1 जनवरी 1949 को, दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, मुंबई में है। और इसके पहले गवर्नर सर ओशबर्न स्मिथ थे, सर ओशबर्न स्मिथ थे। और स्वतंत्रता के समय इसके अध्यक्ष कौन थे? सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख आरबीआई के गवर्नर रहते हुए भी इन्होंने पहला बजट पेश किया था, इसको मत भूलिएगा। सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर रहते हुए संसद में बजट भी पेश किया था, पहला बजट। तो आप याद रखना स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे और इसको याद रखना। और ओशबर्न स्मिथ वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। और 100 फाइनल क्वेश्चन, 2022 में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये इटली की चुनी गई है। 2022 मतलब करेंट, पिछले साल का भी और इस साल का भी आपको याद रखना है। 31वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली। ये ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से संबंधित है। तो इस तरह से आपने 100 क्वेश्चन का ये कलेक्शन देखा जो आपको इस बारे में मदद करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है और किस प्रकार की तैयारी करनी है। आगे हम इसी तरीके के और क्वेश्चन की एनालिसिस आप तक लाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वो तो हैं ही, लेकिन आने वाले समय में जो एग्ज़ाम प्रतीक्षित है, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, उन एग्ज़ामों के लिए भी आप ये जो क्वेश्चन है ये बड़े मददगार साबित होंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। गुड नाइट एंड जय हिंद।